हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं वीके कुशवाहा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 और 2 के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज अध्याय 3 से शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 जिसमें साधारण अपवाद दिए गए हैं। साधारण अपवाद दिए गए हैं। इन अपवादों के अंतर्गत अगर कोई अपराध कारित होता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसी से शुरुआत होती है धारा 14 से। धारा 14 जो है बताती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इस पर एक सूक्ति भी बनी है कि तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे विधि के द्वारा कोई कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है और उस कार्य से कोई अपहानि कारित हो या कोई अपराध अपहानि कारित होती है तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जिसे इसका दृष्टांत दिया गया है का विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है। का ने अपराध कोई क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो है का जो वरिष्ठ अधिकारी है वो विधि समादेशों के अनुरूप जो है वो उसको जो है उसका आदेश मानना सैनिक के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो विधि के अनुसार उसके द्वारा आदेश दिया गया है और उस आदेश के अनुसार उसने भीड़ पर गोली चलाई है। अब चाहे उसमें किसी की मृत्यु हो गोली लगने से, या किसी को अपहानि कारित हो, या कुछ भी हो, लेकिन वह उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अगला जो दृष्टांत है वो का वाला है। ये भी पूछा जाता है, न्यायालय के अधिकारी का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने सम्यक जांच करने के पश्चात यानी कि सम्यक सतर्कता बरतने के बावजूद जो है ये विश्वास करके या ही मां है, मानिए या को ही मां मान लेता है और मां या ही मां है, या को गिरफ्तार कर लेता है और या को ही गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि या को गिरफ्तार करने का उसके पास आदेश नहीं था, लेकिन वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होते हुए होने का जो है उसको विश्वास है कि जो या को गिरफ्तार कर रहा है वही मां है, उसमें उसको गिरफ्तार कर लेता है। इस कारण आने कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद सेक्शन 15 कहता है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य जो है किसी अपराध नहीं होता है। कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा की जाती है। न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है वो उसे उसके पास है, या उसे विधि द्वारा दी गई है। जैसे एक न्यायाधीश है और विधि द्वारा
सजा देने के लिए जो है, किसी मामले का फैसला करने के लिए अवध है, जो है विधि अवध है, उसको पावर है, और उसके अंतर्गत वो किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंडादेश से दंडित करता है। उसके अनुक्रम में जो है उसको फांसी दे दी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो न्यायाधीश है, वो किसी भी अपराध का भागी नहीं होगा, यानी कि वो उसका मामला धारा 15 के तहत अपवादों के अंतर्गत माना जाएगा, भले ही उसके द्वारा कोई अपराध कारित कर दिया गया हो। ये तब है जब वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, तब है ये, अन्यथा नहीं। इसके बाद धारा 16, धारा 16 जो है बताती है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य। अगर कोई न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसके अनुसरण में जो कोई कार्य किया जाता है, भले ही उससे कोई अपमान कारित हो, लेकिन वो उसका ये मामला अपवादों के अंतर्गत आएगा और उससे कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कोई भी बात न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थित हो, तो यदि उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु ये जब कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो, फेथफुल्ली, उसको जो है फेथफुल विश्वास हो कि वो ऐसा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, सशक्त है, भले ही वो विधि द्वारा उसको उतनी सजा या देने का जो है अधिकार ना हो। उसके बाद अगला सेक्शन है 17। 17 जो है कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी कि उसको ये मालूम है कि वो विधि द्वारा न्यायानुमत है और तथ्य की भूल के कारण जो है वो उसको भले ही तथ्य की भूल उसमें हो, लेकिन विधि की भूल होना नहीं चाहिए, तो बात कोई तो ऐसा अपराध बात जो है कोई अपराध नहीं मानी जाएगी। इसके बाद ये दृष्टांत है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो का की हत्या प्रतीत होता है, सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अवगृहित करता है, ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। यानी कि का या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो का को हत्या मालूम होता है, ऐसा लगता है का जो है हत्या मालूम होता है, का सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अवगृहित करता है, यानी कि पकड़कर उसको जो है प्राधिकारियों के समक्ष जो है उनको समझ ले जाता है, तो का के द्वारा कोई ऐसा अपराध नहीं किया गया है। इसके बाद सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, यानी कि उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए
और न ही उस कार्य के बारे में कोई अपराध का कोई ज्ञान होना चाहिए। विधिपूर्ण रीति से होना चाहिए और विधिपूर्ण साधनों द्वारा होनी चाहिए। इसमें उचित सतर्कता और सावधानी भी बरती गई हो, जैसा कि विधिपूर्ण कार्य करने में किया जाता है। तो ऐसी कोई भी बात जो है ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी, भले वो उसे दुर्घटना माना जाएगा। जैसे दृष्टांत इसका दिया है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। वे कब है? जब उसने उचित सावधानी बरती हो, उचित सावधानी बरती गई हो तब, अन्यथा नहीं। अगला सेक्शन 19 है, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वो ये जानते हुए कि उससे अपहानि होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना या व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो। मतलब इसका मतलब है कोई भी अपराध केवल इस कारण, कोई भी बात इस कारण अपराध नहीं है कि वो ये जानते हुए की गई है कि इससे अपहानि होना संभव है, लेकिन वो तब हो जबकि आपराधिक आशय के बिना हो और किसी अपहानि को अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए या उसका परिवर्जन, उसको कम करने के लिए हो। लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि ये जो मामला है ऐसा फैक्ट से संबंधित है, इसमें अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है कि वह ऐसी प्रकृति का था या इतना संकट जो है वो इतना आसन्न था कि अगर वो उस कार्य को ऐसा नहीं करता तो उसे ज्यादा अपहानि हो सकती थी या जोखिम उठाना पड़ सकता था। इसका एक दृष्टांत है जो काफी आता है परीक्षाओं में, जो एक जलयान का कप्तान है अचानक और अपने किसी त्रुटि या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व वह अपने जलयान को रोक सके। वो 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक मार्ग बदल देता है। यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो सकती है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वो संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यता ये पाया जाता है कि वह संकट से बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव गा को डुबाने का जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने जो है इस 20-30 यात्रियों से भरी नाव खा को अगर डुबो देगा, अगर सामने से अगर वो अपना जलयान है उसका मार्ग नहीं बदलता है, अगर मार्ग और जब मार्ग बदलता है तो एक जो नाव है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, 2-3 व्यक्ति हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं, उसको जो है डुबाने का जोखिम है उसको, और इसको भी वो संभवतः बचाकर निकल सकता है। तो यहाँ अगर वो ऐसा करता है और इस कार्य में जो 2 व्यक्तियों वाली नाव है वो डूब जाती है तो ये बात कोई अपराध नहीं होगी, इसका ये अपराध माफी योग्य होगा, क्योंकि इसमें अधिक हानि को बचाने के लिए कम हानि की गई है, इसलिए ये कार्य इसका ये अपराध माफी के योग्य होगा। इसका दृष्टांत है एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को जो मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। यहाँ यदि ये पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की थी कि इतनी आसन्न थी कि कार्य माफी योग्य है, तो उस अपराध का दोषी नहीं होगा, भले ही उसके द्वारा घरों को गिरा दिया गया हो। लेकिन अगर वो साबित हो जाता है कि अगर वो घरों को नहीं गिराता तो
और जो है मानव जीवन और संपत्ति को बचा पाना संभव नहीं था, तो उसका कार्य जो है माफी योग्य जो है हो। अगला सेक्शन है 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 20 है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से, कितने, 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा, शिशु के द्वारा अगर की जाती है तो वो कोई अपराध नहीं है। भले ही इसके अंतर्गत कोई अपराध संहिता के अंतर्गत कारित हो, लेकिन वो अपवादों के अंतर्गत आएगा और उसे किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। अगला सेक्शन 21 है। 21 में यह कहता है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का अगर अपरिपक्व है, अपरिपक्व का मतलब ये है कि वो इतना नहीं समझ पा सकता वो जो कार्य कर रहा है उससे क्या हानि हो सकती है। कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम, यानी कि जो कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, इसको समझने में सक्षम नहीं है, तो ये बात कोई बात अपराध नहीं होगी। अगला सेक्शन है 22, विकृत व्यक्ति का कार्य। विकृत मतलब पागल। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण जो है उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझता है। कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो विकृत चित्त है यानी कि पागल है और वो अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझता है, जो वो कुछ कर रहा है भले ही वो दोषपूर्ण हो या विधि के प्रतिकूल हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसी बात का कोई अपराध नहीं होगा माना जाएगा। उसे उसका मामला इस धारा 22 के अंतर्गत अपवादों के तहत आएगा। सेक्शन 23, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए मत्तता के कारण, मत्तता मतलब नशा, नशे के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में असमर्थ है। मत्तता मतलब नशे के कारण जो है ये समझ पाने में असमर्थ है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है या गलत है, कोई अपराध है या विधि के प्रतिकूल है। लेकिन इसमें जरूरी है कि जो मत्तता हुई है वो उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए, जो उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए। सेक्शन 24 बताता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय का ज्ञान होना अपेक्षित है। उन दशाओं में जहां कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि किसी विशिष्ट ज्ञान और आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति कार्य मत्तता की स्थिति में करता है, इस प्रकार वर्ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, माने उसने वही कार्य, उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वो मत्तता में न होता। वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसके ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। अगर मत्तता जो है में कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसका विशिष्ट आशय या ज्ञान जिसे होना चाहिए था वो नहीं था, अगर ऐसा हो, ऐसी कोई बात है तो भी अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी जब उसे मत्तता उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो कोई भी बात जो मृत्यु या घोर उपहत कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहत कारित होना संभाव्य है,
किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के, अगर 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसको लगता है कि उससे अपहान कारित हो सकती है, तो अगर उसने अपनी सहमति से ऐसा किया है तो वो बात भी कोई अपराध नहीं होगी। उसने अपनी सहमति, चाहे अभिव्यक्त सहमति हो या विवक्षित सहमति हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति दे दी हो, कारित होने का कर्ता आशयित हो, उसके लिए ज्ञात हो, अपमान का जोखिम उठाने की सम्मति देती थी, उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। जैसे इसका दृष्टांत है का और या आमोद प्रमोद हेतु। आमोद प्रमोद मतलब मजाक मजाक में जो है आपस में पटेबाजी करने में सहमत होते हैं। इस सहमत में किसी अपहान को ऐसी पटेबाजी के दौरान खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो सहन करने की प्रत्येक की सम्मति है। प्रत्येक के द्वारा आपसी सहमति भी है। यदि का नियमानुसार पटेबाजी करते हुए या को उपहत कारित कर देता है, यानी कि उसको चोट आ जाती है, तो का के द्वारा कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा सम्मति दी गई थी उस कार्य के लिए। अगला सेक्शन नंबर है 26। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वो सद्भावना पूर्वक की जाए और उससे अपहान को सहने या उस अपहान की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो करने के लिए कर्ता का आशय हो, आशय इंटेंशन होना चाहिए, या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। जैसे एक शल्य चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, ये जानते हुए कि एक विशिष्ट शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के दौरान या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, यानी कि जो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, जिससे कि संभावना है कि उसकी डेथ हो सकती है, किंतु या कि मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए जो डॉक्टर है उसका इंटेंशन है कि वो ये नहीं है कि उसकी वो मृत्यु कारित करे, सद्भावना पूर्वक उसको बचाने के लिए जो है इस आशय से या कि सम्मति से या पर शल्य क्रिया करता है, यानी कि उसका ऑपरेशन करता है, गंभीर बीमारी से जो ग्रसित है, शल्य क्रिया उसका उपचार करता है, और उस उपचार से अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो का के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अगला सेक्शन है 27। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए हो, फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भारत साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है सहमति कर दी जाती है, तो ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति को कारित हो। जैसे साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा, ये अपवाद है, मतलब इसके अंतर्गत नहीं होगा। मृत्यु अगर घोर उपहति है उसके निवारण के लिए या किसी गंभीर रोग अंग शैथिल से मुक्ति के लिए है, ऐसी बात करने के लिए होगा जिसमें करने के लिए व्यक्ति जानता हो कि इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न करने पर भी नहीं होगा, दुष्प्रेरण पर नहीं होगा। इनसे जो है अलग अगर हो तब इससे संबंधित मामला आएगा। सेक्शन 28। अगर कोई सम्मति ऐसी नहीं है जैसी संहिता की किसी धारा से आशयित है, यानी कि वो भय और भ्रम के अधीन अगर न दी गई अगर कोई सम्मति है तो उससे संबंधित जो है कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। ऐसी सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृत है यानी पागल है या नशे में है
जिसके कारण वो अपनी सम्मति देता है और ये नहीं समझ पाता है कि उसकी क्या प्रकृति होगी और क्या परिणाम होगा। या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा सम्मति दी गई है जो 12 वर्ष से कम आयु का है। तो ऐसे लोगों के द्वारा सम्मति देने के बावजूद भी अगर उनको यह अपमान कारित होती है तो वो मामला अपवादों के अंतर्गत नहीं आएगा। सेक्शन 29 कहता है कि धारा 25, 26, 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो अपहान के बिना स्वतः अपराध हैं और उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उस कार्य से कारित हो या कारित करने के लिए आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो, अपराध नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 31 है। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हुई है जिसे वो दी गई है, जिसके फायदे के लिए दी गई है। इसका मतलब यह है कि एक डॉक्टर जो एक रोगी को यह सद्भावना पूर्वक ये सूचना देता है कि वो उसकी यह राय है कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, ये जो है सलाह देता है या बता देता है कि उसकी ये राय है कि वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगा और उससे उसको जो है आघात हो जाता है, अटैक हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कार ने जो है कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वो जानता था, यदि वो जानता था कि उसकी संसूचना से जो है रोगी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसने सद्भावना पूर्वक ये बताया था कि उसके फायदे के लिए सूचना दी थी। इसलिए सेक्शन जो है 32 है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय कोई बात अपराध नहीं होगी। मतलब हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों के अलावा या जो अपराध राज्य के विरुद्ध हैं उनके अलावा कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से जो है विवश किया गया हो। विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम ये होगा उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो। मतलब किसी व्यक्ति को कोई भय दिखा करके या धमकियों से जो है कोई कार्य कराने के लिए अगर विवश किया जाता है और उससे कोई अपहानि होती है तो उसे उसका मामला धारा 32 के तहत अपवादों के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं है कि उसने कोई हत्या कर दी या कोई मृत्यु से दंडनीय अपराध कारित किया या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है। इसको छोड़कर इसके बाद सेक्शन 33 है। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, यानी कि छोटी मोटे जो अपहानि है उनको अपराध के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कारित किया नहीं सहित हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो, यदि वो अपहान इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं करेगा। यानी कि छोटी मोटी हानियां जो हैं उसकी जो है कोई शिकायत नहीं करता है, ऐसी बात को भी अपराध नहीं माना जाता। ये अपवादों के अंतर्गत था। इसके बाद में प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाने वाली जो बातें हैं उसके संबंध में है धारा 24। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई हो। अगर प्राइवेट डिफेंस में कोई बात की जाती है उसके अधिकार के अंतर्गत तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। कब?
शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को जो है अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी के विरुद्ध जो है प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसके अंतर्गत जो है मानव शरीर पर तत्काल प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, या तो वो स्वयं के साथ हो रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो, तो उसमें उसके शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है वो, या वो चोरी से संबंधित हो, लूट हो, रिश्ती हो, आपराधिक अत्याचार हो, प्रयत्न करने से, या इनका प्रयत्न का अपराध इनसे संबंधित हो, या इनके प्रयत्न से संबंधित हो, या किसी व्यक्ति की संपत्ति से हो, चाहे वो चल हो या अचल हो, उससे संबंधित है तो वो धारा 35 के अंतर्गत आएगा। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त है, विकृत चित्त मतलब पागल अगर व्यक्ति कोई है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। क्या होगा, जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव में, चित्त विकृत या मतता पागलपन या नशे के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। इसका दृष्टांत से समझते हैं, या एक चित्त विकृत व्यक्ति है या एक पागल व्यक्ति है और का को जो है जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, या जो है किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थ चित्त होने की दशा में हो सकता था। हालांकि या जो एक पागल व्यक्ति है का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यहाँ एक जो है का मामला अपवादों के अंतर्गत आएगा और वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जो है दोषी नहीं है, किंतु अगर का जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो उसको वही राइट प्राप्त होगा, उसको ये चाहे जैसा एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति के विरुद्ध उसको प्राप्त होना चाहिए था। उसके बाद सेक्शन 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से बाहर रखा गया है। कार्य में दिया है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु, घोर उपद की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास, यानी कोई व्यक्ति जो है उसे विधि द्वारा जो है आदेशित किया गया है और अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में कोई काम कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके द्वारा किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी, सर्वथा न्यायानुमत भले ही न हो, लेकिन उसे विधि द्वारा करने के लिए उसको आदेशित किया गया हो, तो ऐसा कार्य जो है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। या जिसमें मृत्यु या घोर उपद की आशंका हो, रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, यानी पब्लिक सर्वेंट जो है वो ऐसा कोई निर्देश देता है, इसमें कोई कार्य किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे निर्देश जो है विधि के अनुसार हो या ना हो। उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो, उसमें भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिसमें आपके पास टाइम था कि आप लोक प्राधिकारियों की सहायता ले सकते थे, यानी पब्लिक सर्वेंट थे, उनकी आप सहायता ले सकते थे। जैसे आपके घर के 50 मीटर दूर थाना है और आपके घर पर कोई लाठियों से हमला कर देता है और आपके पास समय है कि आप फोन करके पुलिस को सूचना दें और पुलिस आपके यहाँ मुश्किल पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार तहत जो है स्वयं लाठियों के साथ उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें आपका मामला जो है अपवादों के अंतर्गत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके पास समय था कि आप लोक अधिकारियों की सहायता जो है प्राधिकारियों की सहायता
प्राप्त कर सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। सबसेक्शन 2 कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अफवाह से अधिक अफवाह कारित करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति हल्के डंडे से या मुक्के से आप पर हमला करता है और उसके जवाब में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप उसकी हत्या कर दें। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अंतर्गत तो उतना ही है, वो जितनी अपहानी वो कारित करता है उसके बराबर या बराबर की अपहानी आप तक के लिए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सीमित है। इसके बाद धारा 38 है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि धारा 37 में दिया गया है उसके अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहान कारित करने तक है। कब? जब लगे कि ऐसा हमला जिससे कि उसका परिणाम मृत्यु हो सकता है, या ऐसा हमला जिससे आशंका हो कि उसका परिणाम जो है घोर उपहति होगा, या ऐसा हमला, ऐसा कोई कार्य जिससे जो है बलात्संग के आशय से कोई हमला किया गया हो, या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए के आशय से कोई हमला किया गया हो, कि अपहरण या व्यापारण के लिए किया गया हो हमला, या ऐसा हमला इस आशय से किया गया हो कि व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध रखा जाए, सदोष परिरोध में उसको रखा जाए, या ये आशंका हो कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसे ऐसी जगह रखा जाए जहां वो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न कर सके। अब जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो है मृत्यु कारित करने तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 38, धारा 38। इसके बाद या अम्ल फेंकने से संबंधित हो या उसका अम्ल फेंकने के प्रयत्न से संबंधित हो, या आशंका हो कि उसके से जो है घोर उपहति कारित हो सकती है अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है तो। इसके बाद सेक्शन 39 है। धारा 38 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है। अगर ऊपर जो दिए गए हैं 7-8 प्रकार से जो दिए गए हैं, हाँ, ये अगर हमला ऐसा न हो, परिणाम मृत्यु हो या घोर उपहति हो, बलात्संग करने के आशय से हो, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से हो, अपहरण व्यापरण से हो, या परिरोध में रखने से संबंधित हो जहां लोक प्राधिकारियों की सहायता मिलना असंभव हो, या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करने से संबंधित हो जिससे घोर उपहत करने होने की आशंका हो। अगर इनसे सबसे है और धारा 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि सुरक्षा कारित करने तक होता है कि इसके अलावा जो है कोई अपहान कारित की जा सकती है। सेक्शन 40 ये बताता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। शुरू होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका पैदा हो जाए, यहां से शुरू होता है। जब संकट की जो है शरीर के संकट की आशंका जहां से पैदा हो जाए वहां से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है पैदा हो जाता है, चाहे अपराध किया, ये जरूरी नहीं है कि अपराध किया गया हो, और तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की आशंका है, जब तक शरीर के संकट की आशंका है। 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। शरीर के संबंध में था, अब यह संपत्ति के संबंध में कब है। धारा 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है जिससे वो अपराध जिसके लिए किए जाने के संबंध
में प्रयत्न के कारण अधिकार का अवसर माना जाता है। तो संपत्ति को लेकर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग किया जाएगा जब लूट से संबंधित हो मामला, सूर्योदय या सूर्यास्त के पूर्व ग्रह भेदन हो, या अग्नि या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, या किसी भवन, तंबू, जलयान में जो ऐसा अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा सृष्टि की गई हो, चोरी, गृह अतिचार या रिष्टि ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिनमें युक्त रूप से यह आशंका कारित होती है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया जाए तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। 4 चीजें हैं, इनसे संबंधित अगर है तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार होता है। इसके बाद सेक्शन 42 है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने के लिए है। संपत्ति के संबंध में प्राइवेट इसके अगर इसमें है तो धारा 41 में विवरणों के अधीन रहते हुए कोई अन्य अपहानि कारित करने का अधिकार नहीं होता, किंतु धारा 37 में निर्बंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है, यानी इससे छोड़कर। 45 जो है वह संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। कब होता है जब संपत्ति के संकट की आशंका हो, संपत्ति के संकट की जो है आशंका हो, चोरी के विरुद्ध अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक बना रहता है, या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक होता है, या बरामद होने तक बना रहता है। लूट के विरुद्ध तब तक होता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहत्या या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या प्रयत्न करता है। आपराधिक अत्याचार के या रिष्टि के विषय में तब तक बना रहता है जब तक आपराधिक अत्याचार या रिष्टि होती रहती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात ग्रह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहेगा जब वो आरंभ हुआ है और जब तक अत्याचार होता रहता है, ग्रह अत्याचार होता रहता है तब तक। अगला सेक्शन नंबर है 44, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि का जोखिम के बिना वो उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का है। अगर कोई ऐसा जोखिम आता है बीच में, उसको बगैर उठाए प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो उस जोखिम को उठाने तक के लिए होता है। जैसे का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि का जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानिकारित करे का कोई अपराध नहीं करता। ये था क्वेश्चन नंबर, ये था चैप्टर नंबर 3 जो सामान्य अपवादों से संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण अपवादों से जो अक्सर इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं और लेकिन वकालत में भी इसका प्रयोग होता है। डिफेंस काउंसिल इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर सीधे सीधे नहीं, क्योंकि अपवादों के तहत मामलों को साबित करना इसके तहत बहुत ही कठिन होता है। इसके बाद अगला चैप्टर है अध्याय 4,
अध्याय 4 जो है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में है। दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण मतलब किसी व्यक्ति को किसी बात के किए जाने का जो है कोई दुष्प्रेरण करता है तो उसे दुष्प्रेरक माना जाता है। उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, यानी किसी क्राइम को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है तो उसे दुष्प्रेरक कहा जाता है। उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए, या किसी कार्य या अवैध लोभ को जानबूझकर उसमें कोई सहायता करता है, यानी कि या तो उकसाता है या उसमें किसी षड्यंत्र में शामिल होता है या जानबूझ करके उसमें सहायता करता है, ये दुष्प्रेरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दुष्प्रेरक किसे कहा जाएगा, ये धारा 46 बताती है। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए किसी को उकसाता है या सहायता करता है जो अपराध है तो उसे दुष्प्रेरक कहा जाए। यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता तो अपराध होता, तो ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक कहा जाएगा। स्पष्टीकरण 1 बताता है किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आता है, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो, भले ही वो कार्य उसके द्वारा स्वयं न किया गया हो। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, ये जरूरी नहीं है कि वो कार्य किया जाए, ये जरूरी है कि दुष्प्रेरण होना जरूरी है। जैसे दृष्टांत है, खा की हत्या के लिए गा की हत्या करने के लिए खा उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, खा हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है, दुष्प्रेरण का दोषी है। खा दूसरा दृष्टांत है, खा हत्या करने के लिए खा को उकसाता है, खा उकसाता है, खा ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घा को घायल कर देता है, घा का घाव अच्छा हो जाता है, खा हत्या करने के लिए और खा को उकसाने के लिए, खा हत्या करने के लिए खा को उकसाने के लिए दोषी है। के बाद आता है सेक्शन नंबर 47, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, यानी कि भारत से बाहर के अपराधों में भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी भारत से कोई व्यक्ति जो बाहर है, देश के बाहर है, टेरिटोरी से इंडिया की, उसको जो है दुष्प्रेरित करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने जो अपराध किया है अगर वो भारत में होता अपराध होता तो उसी तरह उसको दंडित किया जाएगा जैसा कि वो भारत में होता, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी से हो रहा है। इसका दृष्टांत है का भारत में खा को जो भा देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। 48 सेक्शन जो है 47 का सेम विपरीत है। इसमें जो है बताया गया था कि भारत से बाहर के अपराधों
के लिए भारत में दुष्प्रेरण, और इसमें है भारत में अपराध करने के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण करना। जैसे का जो है भा देश में खा को, का जो है भा देश में खा को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। 49, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण के पश्चात परिणाम स्वरूप जो है अपराध कर दिया जाता है और दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध अगर नहीं किया गया है, यानी कि स्पष्ट रूप से कोई उपबंध उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो वो उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। यानी कि जिस अपराध के लिए जो कारित अपराध कारित करने वाला व्यक्ति दंडित होगा, उसी अपराध से जो दुष्प्रेरक है वो भी दंडित होगा। जैसे दृष्टांत इसका है, खा को मिथ्या साक्ष्य यानी झूठा साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है। खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप झूठा साक्ष्य देता है, यानी कि मिथ्या साक्ष्य देता है, अपराध करता है उसका। का उस दुष्प्रेरण के का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे खा है। यानी कि इसमें मिथ्या साक्ष्य के संबंध में अगर कोई दुष्प्रेरक के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है तो वो उसके बराबर के दंड का दोषी होगा। इसके बाद है सेक्शन नंबर 50, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक से भिन्न आशय से कार्य करता है। यानी कि अगर दुष्प्रेरक के द्वारा जो कार्य बताया गया है अपराध करने के लिए किसी को उकसाया गया है और वो अगर उस अपराध से अलावा कोई दूसरा अपराध कर दे तब उसके लिए क्या दंड होगा। दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय, यानी दुष्प्रेरक ने जो बताया है उससे भिन्न कोई अगर अपराध कर देता है तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय और ज्ञान से न कि किसी अन्य के आशय और ज्ञान से किया गया हो। उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जो उसके उस अपराध के संबंध में है। सेक्शन 51, जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और भिन्न कार्य किया जाता है तो दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसे सीधे उस कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। सीधी बात यह है कि दुष्प्रेरक व्यक्ति जो है उसे सीधे तौर पर सह अभियुक्त माना जाएगा और धारा जो 3 उपधारा 5 है बीएनएस की कॉमन इंटेंशन के तहत उसे भी सह अभियुक्त की श्रेणी में से रखा जाएगा और उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जिस दंड से अपराध करने वाला व्यक्ति दंडित होता है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 52। 52 कहता है कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। 51 के अधीन जो है दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है। अगर दुष्प्रेरित कार्य किया गया जो दुष्प्रेरण ने दिया था उसके अलावा और अतिरिक्त कार्य से अगर कोई करता है तो वह सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक यानी कि जितने उसके द्वारा किए जाएंगे उन सब से जो है दुष्प्रेरक भी से अभियुक्त बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन सेक्शन नंबर है 53, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। दायित्व उसका क्या होगा, उस आशय से जो है अगर भिन्न कोई कार्य करते हैं प्रभाव होता है उसका, तो अगर उसने बताया कुछ और है वो करता कुछ और है
जैसे या को घोर उपहत करने के लिए का को जो है का उकसाता है। का उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को घोर उपहत कारित करता है। परिणामतः या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से या मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो का हत्या के लिए दंड से उपबंधित होगा। यानी कि का जो है उकसाता है, और ये अगर उसको उसकी नॉलेज में है कि उस घोर उपहति से उसकी मृत्यु होना संभव है, तो का और खा दोनों हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होंगे। सेक्शन 54 है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। सेक्शन 54 है जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो। अगर अनुपस्थित में जो करता है या उस समय वो उपस्थित हो जब वो कार्य अपराध किया जाए जिसके लिए वो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया है। अगर अपराध करते समय दुष्प्रेरक मौके पर मौजूद है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो अपराध उसके द्वारा स्वयं किया गया है। तो ऐसा समझा जाएगा कि वो अपराध उसके द्वारा स्वयं किया गया है। सेक्शन 55 है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यदि अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, यानी कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरण किया गया है अपराध किए जाने के संबंध में, अगर अपराध नहीं किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरक दंड के लिए कोई इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है संहिता में, तो आप किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी होगा, फाइन भी होगा। और अगर कोई कार्य कर दिया जाता है दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, तो दुष्प्रेरक और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो या उपहत कारित हो जाए, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। उसके बाद 56 है सेक्शन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का अगर दुष्प्रेरण करेगा, अगर उसके परिणाम स्वरूप जो है अपराध न किया जाए, अगर दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जो है वो अपराध कर दिया जाता है और इस संहिता में उसके संबंध में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी अवधि के लिए जो दीर्घतम अवधि जो उस अपराध के लिए निर्धारित है उसके 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से। अगर यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना है, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जो दीर्घतम अवधि का आधे तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। से इसका दृष्टांत है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खा को जो है का उकसाता है। यहाँ यदि का मिथ्या साक्ष्य नहीं देता तो भी का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और यह तदनुसार दंडनीय होगा। यानी कि का जो है दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा, भले ही का के द्वारा मिथ्या साक्ष्य न दिया जाए। या दूसरा दृष्टांत है का एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, मतलब और उन जो लूट कर रहे जो
व्यक्ति हैं उनको और उकसाता है। यहाँ यद्यपि वो लूट नहीं की जाती, भले ही वो लूट न की जाए, लेकिन का उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि यानी कि लूट के लिए जो कारावास की सजा दी गई है उसके आधे अवधि तक के और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, क्योंकि का काम का एक पब्लिक सर्वेंट है, उसका काम लूट को निवारित करना है। इसलिए यानी कि लूट जो होनी है या हो रही है उसको उससे बचाना है। इसके बाद सेक्शन 57 है जन साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रयाण, यानी कि जन साधारण मतलब भीड़ के द्वारा या 10 से ज्यादा लोग हैं उनके द्वारा कोई अपराध करने के लिए उकसाया जाता है तो जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय हो सकते हैं। इसमें जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित हो व्यक्ति, उनके द्वारा अगर अपराध के दुष्प्रेरण से किया जाएगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसे इसका दृष्टांत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है का एक लोक स्थान में यानी कि पब्लिक प्लेस पर जो है एक प्ले कार्ड चिपकाता है, पोस्टर, जिसमें किसी पंथ को यानी कि किसी धर्म को जो धर्म के संबंध में जो है इसमें 10 से अधिक सदस्य हैं, किसी विरोधी पंथ के सदस्यों पर जब वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाता है। तो का ने जो है इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, मतलब प्ले कार्ड पब्लिक प्लेस पर इस अवसर से चिपकाता है किसी पंथ के विरुद्ध कि अगर वो लोग इकट्ठे हों और कोई जुलूस निकालें तो इस पर आक्रमण करने के लिए फल सभी लोग एक निश्चित समय और स्थान मतलब एक टाइम पीरियड में एक निश्चित जगह पर मिले ताकि उन पर वो आक्रमण किया जा सके। तो काके द्वारा इस धारा के तहत अपराध किया गया है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। अगर कोई व्यक्ति जिसके द्वारा जो है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया जाना है या उसको शुकर बनाने के आशय से यानी कि आसान बनाने के आशय से या ये जानते हुए कि उसे आसान बनाएगा अपराध किए जाने और उस किए जाने की परिकल्पना जो अपराध किया जाना है उसको अगर छिपाएगा किसी कार्य से या किसी लोभ से या किसी सूचना को जो है प्रच्छन्न साधन के द्वारा छिपाएगा जानबूझकर, तो ऐसी यदि इसके परिणाम स्वरूप ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो वो 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और अगर अपराध नहीं किया जाता है तो 3 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। जैसे इसका दृष्टांत है यह जानते हुए कि खा स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को ये मिथ्या सूचना देता है कि डकैती गा स्थान पर पड़ने वाली है। यानी का एक व्यक्ति है जो एक जानता है, उसकी जानकारी में है कि खा स्थान पर यानी खा गांव में जो है डकैती पड़ने वाली है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को जो है झूठी सूचना देता है कि नहीं खा गांव में का की जगह खा गांव में डकैती पड़ने वाली है जो विपरीत दिशा में है, जो विपरीत दिशा में है। यानी कि अगर यहां पर खा गांव है और यहां पर गा गांव है और इधर जो है यहां से मजिस्ट्रेट जाना है को आना जाना है, तो आना तो उसको इधर है क्योंकि डकैती के लिए इधर यहां पर नहीं है, लेकिन वो जो झूठी सूचना का देता है कि नहीं वो गा स्थान पर पड़ने वाली जो उसके विपरीत है, ताकि उसका आशय यह था कि अपराध को शुकर आसान बना दिया जाए और मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है
यानी कि डकैती की परिकल्पना को छिपाता है, वो धारा 58 के तहत जो है दंडनीय होगा। अगर इसके तहत जो है डकैती पड़ती है तो वो 7 वर्ष तक के कारावास से, और अगर नहीं पड़ती है तो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन नंबर है 59। कोई लोक सेवक, अगर यही काम कोई लोक सेवक करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है, तो अगर अपराध उसके परिणाम स्वरूप अपराध कर दिया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के दीर्घतम अवधि के आधे तक की उसको सजा होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित होगा। और अगर यदि वो अपराध मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वह 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध अगर नहीं किया जाता है तो दीर्घतम अवधि का जो है 1/4 से दंडित किया जा सकेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर है 60। कारावास से दंडनीय अपराधों की परिकल्पना को छिपाना, जो कोई किसी अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है, आसान बनाने के आशय से या जानते हुए उन्हें आसान बनाएगा, या उसकी परिकल्पना को छिपाएगा जानबूझकर। अगर इससे में कोई अपराध कर दिया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए निर्धारित दीर्घतम अवधि की 1/4 तक दंडित किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है तो 1/8 से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से या दोनों से। उसके बाद आता है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल पूछा जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने लोग होना आवश्यक है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो है 2 या अधिक व्यक्ति हों, 2 या अधिक व्यक्ति हों, और कोई अवैध कार्य कर रहे हों, या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन वो अवैध साधनों के द्वारा हो रहा हो, और उनका सबका जो है उद्देश्य जो है कॉमन ऑब्जेक्ट जो है एक ही होना चाहिए, और सहमति से। तो अगर अब ऐसी सहमति जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। लेकिन अगर अवैध कार्य से ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य ये है कि किसी जो कोई व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा कि मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। इसके बाद प्रयत्न के विषय में है धारा 62। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध की दिशा में कोई कार्य करता है जिसके संबंध में इस संहिता में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वह किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे इसका दृष्टांत है का एक व्यक्ति है जो एक संदूक तोड़कर खोलता है इस आशय से कि उसमें जो आभूषण रखे हैं उनको चुराने का प्रयत्न करता है, लेकिन संदूक को खोलने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी की दिशा में कार्य किया हो, उसने चोरी की दिशा में कार्य किया है, भले ही उसमें कोई आभूषण न निकले हों, लेकिन वो इस धारा के अधीन दोषी
होगा। या कि जेब में हाथ डालकर या कि जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, या कि जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है, का इस धारा के अधीन दोषी होगा। यानी कि पॉकेट मारी का जो है, या कि जेब में हाथ डालकर रुपए निकालने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी जेब में कुछ था नहीं और उसने अपना हाथ डाला और उसमें कोई पैसा नहीं निकला। यद्यपि उसमें कोई पैसा नहीं निकला, लेकिन फिर भी का जो है इस धारा से दंडनीय, चोरी के अपराध के प्रयत्न के लिए दंडनीय है। साथियों, ये था अध्याय 4 तक, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। इससे संबंधित साधारण अपवादों से संबंधित और दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और इनसे संबंधित काफी प्रश्न जो है आते रहते हैं। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा हो, न्यायिक परीक्षा से संबंधित, लॉ से रिलेटेड सभी में पूछे जाते हैं। या फिर आप वकालत के लिए हैं या सामान्य ज्ञान के लिए भी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी ऊपर हम बता चुके हैं कि तथ्य की भूल को एक बार क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन विधि की भूल को कोई जो है क्षमा नहीं हो सकती है। इसलिए विधि का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई कानूनी जानकारी से संबंधित या इससे संबंधित कोई सेक्शन क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।